बदल रहे हैं पल पल, उनमें कहाँ क्या कुछ हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं, वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हर रोज़ पब्लिक के सामने आपके ज़रिए आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं सोचता हूँ एक आध दफ़ा जब हम मिलें तो बातें आपके सामने रखें ताकि जनता को मालूम हो कि क्या चल रहा है या क्या हो सकता है आगे, क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले तो मैं वो न्यूज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो अभी एक दो रोज़ से अखबारों में और टीवी वगैरह पे चल रही है कि गाँव में ये प्रवेश कर गया है। यस, गाँव में इसका प्रवेश शुरू हो गया है धीरे धीरे। और टिटौली गांव का जो रहता है चर्चा हमारा, तो उसका सब कुछ हमने देखा, जुटाया, आकलन किया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में 10, 11, 12 टाइप डेथ्स हुआ करती थी वहाँ। अप्रैल में वो 21 हो गई और मई में भी 8-10 डेथ्स हो गई हैं। सीएमओ से असर्टन करने पर यह पाया गया कि उसमें कन्फर्म्ड कोविड डेथ्स 4 हैं। गांव वाले वो भी मानने को तैयार नहीं हैं। समहाउ कोशिश कर रहे हैं हम उनको समझा के, बुझा के, कैंप्स लगा के। उनका कथन है कि कोई टावर्स वगैरह है वहाँ पे 5G के, उनको हटवाया जाए, कोई पोल्ट्री फार्म है, थिंग्स लाइक दैट। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जब गांव में एक बार अगर घुस गया तो ये पैर पसारेगा, 2 लोग संक्रमित हुए तो ज़्यादा बनेगा। तो हमने उसको कंटेन कर दिया, अभी कंटेनमेंट जोन बना दी। सैनिटाइजेशन चल रही है और इम्यूनाइजेशन चल रही है, टेस्टिंग भी चल रही है, मेडिसिन भी बांट रहे हैं, आईईसी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, पुलिस भी लग गई है, बंदिशें भी हो गई हैं, लोग भी सहयोग कर रहे हैं। अभी इनिशियली टेस्टिंग के लिए अप्रैल में हमने 3-4 दिन कैंप लगाए थे वहाँ, तो बहुत मुश्किल से लोग थोड़े थोड़े आ रहे थे। इस बार थोड़ा सा उनका रिस्पांस अच्छा है। पंचायत महकमे के लोग, हमने निगरानी समितियाँ बना दी हैं। तो इसी के मुतालिक हमने कुछ और भी गाँवों में करवाया था ये आकलन, जैसे मोखरा है, मदीना है, खरकड़ा है, इस्माइला है, और घिलौड़ में भी हमने करवाया था। तो इस टाइप से कुछ गांवों में हमने पूरे ज़िले का ही एक रूरल सर्वे करवा दिया। तो पूरे ज़िले में स्थिति ठीक है गाँवों में। 10-12 गाँवों में हमको थोड़ा सा ये लगा कि थोड़ा भी अगर ऊंच नीच है मार्च और अप्रैल में, तो चाहे 2-4 का ही है, उसको भी हमने पकड़ लिया है। लेकिन वो स्थिति यदि ठीक है, अभी पूरे ज़िले में अच्छी है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएँ और लापरवाह हो जाएँ। अगर इस स्थिति को ठीक रखना है तो उनको मास्किंग करनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, हाइजीन अपनानी होगी, घरों से कम बाहर निकलें, बिल्कुल जब तक बिल्कुल अपरिहार्य ना हो तो बाहर ना निकलें बिल्कुल भी। और किसी को भी कोई भी लक्षण आए तो तुरंत रिपोर्ट करें। समाव लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो हम आईसी एक्टिविटीज़ भी इसके मुतालिक बढ़ा रहे हैं। और कुछ लक्षण दिखे तो आइसोलेट हो जाएं, मेडिकल एड ले लें, दवा ले लें। तो वो रूरल सेक्टर में CHCs हैं हमारी, 6 CHCs हैं हमारी, और फिर PHCs भी हैं, तो सहायता मिल जाती है। आज ही मैं और SP साहब घूम के आए हैं हर जगह, तो बाज़ारों का, गलियों का, वहाँ में हमने देखा। हम CHCs में भी गए, वहाँ पे ऑक्सीजन भी है, सिलेंडर्स हैं, पेशेंट्स भी हैं, उनको ऑक्सीजनेट कर रहे हैं वो। कोई अगर अपग्रेड हो गया तो उसको ये शिफ्ट करना पड़ेगा। और कंसनट्रेटर्स भी वहाँ रखे हुए हैं, इन CHCs में वो भी रखे हुए हैं। तो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल करें लोग। और टेली जो अपना मेडिसिन वाला है सिस्टम, और जो टेली काउंसलिंग है वो भी शुरू हो गई है। वहाँ डे केयर सेंटर हमने यहाँ बनाए हैं, आपको मालूम होगा, 2 जगह, DPS में और माइक्रॉन में। उस सुविधा को हम और बढ़ाएंगे। जनसेवा संस्थान में भी शुरू हो गया है। अभी हम विचार कर रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा सा और सुनिश्चित हो जाए और रेगुलर हो जाए तो हम उसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। PGI में भी थोड़ा कैपेसिटी 200 बेड और बढ़ाने का बहुत युद्ध स्तर पे हमारा चल रहा है प्रयास। तो आज ऑक्सीजन की स्थिति हमारी अच्छी है, कल भी ठीक थी। ये एक बार रेगुलेट हो जाए, क्योंकि ये बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है। आज कहीं से ट्रेन आ गई या कोई एयरलिफ्ट होके आ गया तो ठीक हो गया, कल ट्रेन नहीं आ पाई, कोई प्लांट में ब्रेक डाउन हो गया, कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, तो सारा ऊंच नीच हो जाता है। तो डायनेमिक होने की वजह से एक बार सुनिश्चित हो जाए चीज़ें, देन विल डू इट। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं कंसंट्रेटर्स लेके आ रही हैं, लगे भी हैं कई जगह, और भी लोग ला रहे हैं। तो जनता के लिए जो सरकारी अमला और गैर सरकारी अमला, समाज के लोग, आप लोग, सब लोग जुटे हुए हैं
और ऐसे साझा प्रयास से ही ऐसी ऐसी जो आपदा होती है, घोर आपदा, उस पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने हर एक ज़िले में एक एक दो दो अधिकारी भी और दिए हैं, तो वो भी हमारे पास आ गए, हम उनका भी उपयोग कर रहे हैं। जैसे कोई ऑक्सीजन मैनेजमेंट के लिए हमने वहाँ लगा दिया है, गायत्री को लगा दिया। इसी प्रकार हमने अभी जैसे एक चला था कि सरकारी जो अधिकारी हैं ज़िले में जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, ख़ास तौर पे डीसी, एसपी, एसडीएम, एडीसी, ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं उठा सकते हैं। अब दिन में 2000 फ़ोन आते हैं तो हम 500-400 तो उठाते हैं हम, बट फिर उसी फ़ोन में लग जाएंगे, क्योंकि एक फ़ोन आएगा कि मुझको बेड दिलवाइए, और वो बेड दिलवाने के लिए आपको 10 फ़ोन करने पड़ेंगे, और वो 10 फ़ोन में आपको 20 तरह के जवाब मिलेंगे, फिर तो सारा हिल जाता है। तो उसके लिए भी हमने एक अधिकारी की ड्यूटी लगा दी है, जो आमजन हैं या कोई संगठन है या पीड़ित लोग हैं और या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, उनको कुछ काम है, कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है जानना चाहते हैं, तो वो उनको फ़ोन करेंगे। तो हमने अपने जो जॉइंट कमिश्नर हैं नगर निगम में, उनको और उनके साथ डीआरओ को, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी डील करती हैं, उनको लगा दिया। उनके नंबर भी हमने डाल दिए। इस चीज़ को हम डीपीआरओ के माध्यम से पब्लिसाइज़ कर रहे हैं, सो दैट हम जो टाइम हमको लगाना पड़ता है टेलीफोन सुनने में और कुछ करने में, उसको उस टाइम को हम कहीं और बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वो क्वेरीज़ मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाह रहा हूँ लोगों से कि हमें थोड़ा कम फ़ोन करें, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि वो जो जानकारी कोई ग्रास रूट लेवल की जानना चाहते हैं कि महम में कितने सिलेंडर खाली हो भैया भरे बच गए कि है कि नहीं, बिस्तर है कि नहीं, वो मुझे नहीं मालूम होगा। तो इसलिए वो उन नंबरों पे फ़ोन करें जो हमने इस ऑर्डर में दे दिए हैं और जो पब्लिसाइज हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमने निगरानी समितियां भी बना दी हैं गांव में, जो हर गांव में निगरानी करेंगी। हमने ठीकरी पहरे के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं कि जो एबल बॉडीड यूथ है, जो हट्टे कट्टे युवा लोग हैं, वो वहाँ पे अपना रखे ख्याल और सुनिश्चित करें कि गांव में कोई बेवजह का आवागमन ना हो, और कोई भी यदि छोटी मोटी ऐसी वेरिएशन या घटना या कोई लक्षण कहीं दिखते तो सूचित करें तुरंत और मेडिकल एड के लिए चलें। साथ ही साथ हमारा एक बड़ा थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये हो गया वो हो गया, यहाँ नुकसान वहाँ नफ़ा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हमारा अप्रैल में जो पॉजिटिविटी रेट था अप्रैल के आखिर तक, वो करीब 20-22% के आसपास था। अभी वो हमारा 10-11% पे आ गया है, 50% नीचे आ गया। हमारा जो मोर्टेलिटी रेट था, जो डेथ्स हमारे एक वक्त पे 49 पर डे पे पहुंच गई थी, वो अभी 21-22-23 यहाँ पर आ गई है। तो उसमें भी 50% गिरावट है, यानी कि मोर्टेलिटी हमारी घटी है और हमारी पॉजिटिविटी रेट भी घटी है। हरियाणा में हमारा पॉजिटिविटी रेट भी 90 के आसपास, 89.5 या ऐसा कुछ चल रहा है। वी आर वन ऑफ द बेटर लॉट। जो बेटरमेंट का रीज़न क्या रहा है? बेटरमेंट का रीज़न शायद ये है कि लोगों को एक एहसास भी हुआ है कि अभी सचेत रहने की आवश्यकता है। और मैं देखता हूँ शहर में जब भी हम जाते हैं कहीं भी बाज़ार में, मोहल्ले में, तो मुझे 80-90% मास्क प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग दिखते हैं। अभी मैं बाज़ारों में अभी जाता हूँ तो ये लॉकडाउन से पहले भी मैंने सैटरडे संडे देखे, हम देखते थे, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे सब बराबर था पहले, परंतु लॉकडाउन से पहले सैटरडे संडे को काफ़ी सुनसान ये शहर मैंने देखा है। जो सबसे भीड़ भरे बाज़ार थे वहाँ भी 60% कमी थी आवागमन में, और गांवों के लोग अब बाज़ारों में नहीं आ रहे हैं, ये भी एक वजह है। एंड ऑफ कोर्स जो भी बन पड़ता है, जो सभी लोग जो इस काम में जुटे हुए हैं उनका प्रयास, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सब की जो पुरजोर मेहनत है, ये उसका भी नतीजा है। तो सब लोग एक होकर इसमें जुटे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसको और बेहतर यदि करना चाहें तो हमको और ज़्यादा सचेत रहना होगा, सब लोगों को इसमें भागीदार बनना होगा। अभी डीसी साहब, पिछले कई दिनों से एक लूट मची हुई थी, खासतौर पर एम्बुलेंस के चालकों की काफ़ी घटिया रिपोर्ट आ रही थी। हमने, यस यू आर राइट, ये हमारे संज्ञान में भी आया था मामला, तो हमने एक समिति बनाकर और सभी पक्षों को उसमें शामिल करके
और सबकी सहमति से अफोर्डेबल रेट्स तय कर दिए हैं हमने कि उसमें ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस का क्या होगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, शहर में जाना है तो कितना लेंगे, बाहर जाना है तो इतनी किलोमीटर तक, ये उससे आगे इस कई तरह की स्लैब्स बना के और वो रेट्स फिक्स कर दिए हैं हमने। खान पान की चीज़ों के भी रेट्स फिक्स कर दिए हैं। अगर कोई वायलेट करता है तो कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ शिकायत आते ही जांच करवा कर कार्रवाई की जाएगी। कड़ी अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। कोई भी ऐसा मामला वेरीफाइबल आ गया और जांच में सिद्ध हो गया, कड़ी कार्रवाई होगी। अस्पतालों के रेट फिक्स हैं, खान पान की चीज़ों के रेट फिक्स हैं, दवा दारू के रेट फिक्स हैं। निगरानी समितियां हमने, देखिए आप पूछ रहे थे भी क्या वजह रही होगी, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फुल प्रूफ सिस्टम है, आपने देखा है सारा, उसके लिए एक निगरानी समिति है, एडीसी जैसे सीनियर अफसर की निगरानी में है। उसके बाद आपकी रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब के लिए, उसके लिए हमारी निगरानी समिति है। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन ऑडिट के लिए और कितने पेशेंट हैं, कितनी डिमांड है, क्या वो डिमांड सही है, कोई ऑक्सीजन का ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल सही है या नहीं है, कहीं उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही है। भाई पेशेंट मान लीजिए खाना खा रहा है हटा के वो चल रहा है, या पेशेंट उठ के वॉशरूम चला गया, वेंट खुली हुई ऑक्सीजन की, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से आप उसको यूसेज को कम कर सकते हैं। एवरी ड्रॉप यू सेव ए लाइफ। तो उसके लिए हर 2 अस्पतालों पे एक एक्शन स्तर का अधिकारी है, वो सारी टीम की निगरानी एक हमारे अंडर ट्रेनिंग IAS ऑफिसर हैं, उनको हमने दे रखी है, वो खुद डॉक्टर भी हैं। तो इस टाइप से हमने हर चीज़ के लिए, ये इसेंशियल्स के लिए भी हमने एक अलग समिति बना रखी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए निगरानी समितियां बनी हुई हैं जो दिन रात काम कर रही हैं, हमारे कंट्रोल रूम्स भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भगवान की दया से हम स्थिति को और बेहतर बनाएंगे। उपलब्धता हमारी, मुझे उम्मीद है अभी ये सुनिश्चित रहेगी ऑक्सीजन वाली, तो हम ये फैसिलिटी को भी एक्सपैंड करेंगे और ताकि बेड्स और ज़्यादा बढ़ाए जा सके। साहब, आप निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जिस तरह से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज आप दौरा करके आए हो और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये संक्रमण गाँव में स्प्रेड हुआ है, जी, एक चिंता का विषय, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पैनिक मौके पर लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करने की आवश्यकता है? बिल्कुल। उस दिशा में क्या कदम उठाए? उस दिशा में हमने ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग वाला सिस्टम जो शुरू किया है और जो कॉल सेंटर वाला शुरू किया है, और अभी आज और कल हमारी 2-3 बैठकें और समाज सेवियों के साथ होने वाली हैं। PGI के जो हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी के VC साहब हैं, उनसे भी हमने दरख्वास्त की, वो भी एक पैनल बना रहे हैं कि डॉक्टर्स TV पे आएंगे, रेडियो पे आएंगे, अखबार में बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, लोगों के सवाल लेंगे, अपनी तरफ से जैसे बुलेटिन्स, जो मेडिकल बुलेटिन्स या इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन्स आप नेशनल चैनल्स वगैरह पे कई बार देखते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर देश के बताते हैं, वही पैमाना हम अपने रोहतक के स्केल पे शुरू करना चाह रहे हैं, और वो शुरू 1-2 जगह पे हो भी चुका है। हमने जो कंट्रोल रूम है वहाँ भी हमारी ये चेष्टा है, और हमने लगाए हैं आयुष वाले भी और एलोपैथी वाले भी। ये लोगों से पूछें, कोई फ़ोन आता है तो वो पूछ के उसको परामर्श देंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, घबराइए मत। यदि बीमारी के शुरू में ही आपने सहायता ले ली, दवा शुरू कर दी, तो ये 100% काबू आ जाता है। वन ऑड केस, देखो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ऑलवेज देयर, वो तो कुछ हो तो मैं नहीं जानता, बट मैंने ये देखा है कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको दोबारा भी ये आ गया संक्रमण, तो फेटैलिटी नहीं है, वो क्रिटिकल नहीं होते। नंबर 2, जिन लोगों ने डे 1 लक्षण को पकड़ के मेडिकेशन शुरू कर दी, जो एक 5 तरह की दवाइयों का बुके है जो इनका, मैं बार बार ये रट इसलिए लगाता हूँ, ये नाम इसलिए लेता हूँ कि इस बहाने लोगों को सुनेंगे। ये बुखार के लिए डोलो, एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, वायरस के लिए आइवरमेक्टिन, और मल्टीविटामिन्स में आप जिंक ले लो, विटामिन C ले लो, वो जिंकोविट एंड लिमसी। साथ में कोई और भी आपको वायरल लोड डाउन करना है, यदि डॉक्टर परामर्श दे तो आपको ये फ्लू वाली फेबीफ्लू टाइप, फेबीपिराविर टाइप ऐसी डॉक्टर सलाह देते हैं। और कोई दवा दारू कोई डॉक्टर बताएं, कोई जैसे कहते हैं कि 6-7वें दिन 7वें दिन यदि डिस्ट्रेस रहती है तो फिर वो स्टेरॉइड्स वगैरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये सारा इलाज घर में रहते हो जाता है, वो भी गोलियां हैं खाने की और कुछ नहीं है। तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, अस्पताल आ जाइए। आपका 90-92 लेवल है, बहुत ज़्यादा सीरियस केयर आपको नहीं चाहिए, डे केयर सेंटर में जाइए, CHC में जाइए और कहीं जाइए,
और अपना मास्किंग कीजिए। सिलेंडर है तो उस पर, कंसनट्रेटर है तो उस पर, घंटा 2 घंटा 4 घंटे में आपकी 95-96 हो जाएगी। आप अपनी सांस लौटाइए, घर जाइए। तो ये सारी चीज़ें यदि घर में उपलब्ध हैं तो सोने पे सुहागा है। तो इससे लोगों में ये एक एहसास आएगा कि ये बीमारी को काबू किया जा सकता है, बशर्ते के वक्त पे हम चेत जाएं और बशर्ते कि हमें ये मालूम हो कि करना क्या है। तो वो भी चेष्टा हमारी है ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ पे अननेसेसरी लोड ना पड़े और वो जो सुविधाएं हैं उनको मिले जो क्रिटिकली इल हैं। तो ये भी एक प्रयास है। अभी हमने पूरा काफ़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज, हमारे जो हर ज़िले में सरकार ने एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी भी लगाए हैं, तो उनका अनुभव भी हमें बहुत काम आ रहा है। तो हमने एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करी थी पीजीआई के वीसी साहब से मिलके। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डेटा हम जुटा के सारा हर रोज़ उसका आकलन करते हैं हम, कौन कहाँ से है, कहाँ का है, कितने दिन, 4 दिन कौन रुका, 7 दिन कौन, 11 दिन से ऊपर कौन ठहर रहा है, वो क्यों ठहर रहा है, कितने बेडों को पे कर लिए, उसको निकाल के कहाँ ले जाएं, वहाँ से कब छोड़ें। ये सारी जद्दोजहद चल रही है और एक एक निगाह पे, एक एक व्यक्ति पे, एक एक बेड पे हमारी नज़र है। कोशिश रहती है कि चूक ना हो, इंसान है तो कहीं हो भी जाती होगी। जहाँ भी नज़र में आती है उसको हम प्लग करते हैं, सुझाव आते हैं उन पे हम अमल करते हैं और लोगों से सहयोग लेते हैं, सभी संस्थाओं से, सबसे। नेग्लिजेंसी कहाँ हुई है और आप लोगों ने अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई की हो? मेरी दृष्टि में मैं उसको नेग्लिजेंस नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ पिछले इतने दिनों से जो भी जद्दोजहद चल रही है वो केवल इसलिए ज़्यादा थी अब तक कि हम जितना आवश्यकता है उस अनुसार एक्सपेंड नहीं कर पाए इनपुट्स की वजह से। इनपुट्स में आपको पता ही है क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है कि उसको पहले लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी कभी। तो वो उसकी मोबिलाइजेशन वगैरह में, प्रोडक्शन में एक गैप है, डिमांड और सप्लाई। बेसिकली डिमांड सप्लाई का जो गैप है ये एक वजह है। पहले यस मैं सुनता था ये इंजेक्शन्स की कालाबाजारी और कोई दवा की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, ये आपके ज़िले में नहीं है, ये मैं दृढ़ विश्वास से कह सकता हूँ। बिल्कुल कंट्रोल कर दिया हमने, काबू। एक एक सिलेंडर, एक एक गोली पे हमारी नज़र, उसकी चाल हम देखते हैं, हम खाली वायल मंगवा लेते हैं। अब कोई लोग शायद कहीं से इधर उधर से, मैं सुनता हूँ कोई पुख्ता वेरीफाइबल खबर नहीं आती है कि वहाँ से ले आया, दिल्ली से ले आया, कहाँ से लाया। कल एक नकली कारखाना पकड़ा गया है, कहाँ बाहर देखा होगा आपने न्यूज़ में, एक नकली रेमडेसिविर बनाने का कारखाना पकड़ा गया है। तो इस टाइप की चीज़ें भी, ऐसे वक्त में जो लोग ऐसा काम करते हैं वो अपराधी से भी काम नहीं चलता, उनका कहने से वो पापी हैं, वो पाप है ऐसे वक्त पे ऐसा काम करना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वक्त देने का है, केवल लेने का नहीं है। कुछ लेना, सब कुछ जमा कर लेना, वो नहीं है। दे दो जो कुछ है, मदद करो लोगों की, उनको सहायता की ज़रूरत है। यदि इस सोच के साथ लोग चलेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके मार्गदर्शन में कुछ लोग आगे आए हैं, खाना भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी फिल कर रहे हैं जी, और कुछ अन्य लोग भी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए पुशअप करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने उनके साथ समिति बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं हमने 3-4। उसमें आप लोग भी हैं, मीडिया के हमारे भाई भी हैं उनमें, और समाज सेवी संस्थाएं भी हैं, हमारे धार्मिक गुरु भी हैं उनमें, और सब हमारे जो राजनीतिक नेतागण भी हैं उनमें। अब हमारी जैसे आज ही 6:30 बजे जो हमारे एमपीज़, एमएलएज़ वगैरह जितने हैं, सब लोग, मेयर हैं या जिला परिषद के लोग हैं, उनके साथ भी हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी, उसकी बैठक है आज हमारी, वर्चुअल बैठक है ऑफ कोर्स। तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अलग से है हमारी, कोऑर्डिनेशन कमेटी अलग से है, निगरानी समिति अलग से। तो इन सब के साथ समिति बना के हम बैठकें भी करेंगे इनके साथ। पीछे भी हमने 2-3 दफ़ा बैठकें करी हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ हैं। तो हम सब एक हैं और एक होकर इस बीमारी से हम लड़ेंगे और काबू करेंगे। ये कितने गांव हैं डिस्ट्रिक्ट में, अभी आपने दौरा किया था रूरल सर्वे, जिनमें अनयूजुअल डेथ्स हो रही हैं? अनयूजुअल इन दी सेंस, मैं केवल इस लिहाज से कह रहा हूँ कि मान लीजिए मार्च में 5 थी और अप्रैल में 9 हो गई, तो मैं उसको उसी श्रेणी में गिना मैंने। चाहे वो उतना अनयूजुअल नहीं है, बट एहतियातन मैंने उसको उठा लिया। ऐसे मुझे 12-13 गांव ऐसे अपनी ज़िले में नज़र आए हैं। आई थिंक 13 हैं वो, इफ़ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, 13 हैं वो शायद। तो उन सब में तो ये कार्रवाई शुरू हो ही चुकी है। हमने कहा है कि सभी गाँवों में ये कार्रवाई करो, अवेकनिंग, जागरूकता की, ठीकरी पहरे की, सैनिटाइजेशन की, और जहाँ भी लक्षण दिखे वो बता दो। तो ये कितनी मौत जैसे सर आपने रखा है इसमें, 5 या 7? वो कोई पैमाना नहीं है उसका, वो एक वैसे ही, जहाँ भी मुझे 2 भी फालतू दिख गई तो मैंने कहा इसका वो निकालो कि क्यों हुई होंगी ये।
तो उसमें कई तरह के रीज़न्स हैं। कोई किसी को एडिक्शन थी, किसी को कोमॉर्बिडिटी थी, कोई 88 साल का था या थी, किसी को हार्ट कंडीशन थी, तो इस तरह की चीज़ें थी। कोई कहीं बाहर था, वहीं पे चल बसा, यहाँ नहीं था, बट उस गांव का तो है। तो ये टाइप से कई तरह के कारण हमारे सामने आए हैं। तो वो भी कंफर्मेशन हम करते हैं कि एब्सोल्युटली कंफर्म्ड कोविड रिलेटेड डेथ्स कितनी हैं, तो वो वेरीफाइबल नहीं है अभी। सैंपलिंग होती है तो कैसा पता चलेगा सर? सैम्पलिंग करवाई हमने शुरू अभी। नहीं, जो लोग मर चुके हैं, जो मर चुके हैं उनका वो वहाँ जो गाँव में वार्तालाप करने से, पंचायत से पूछने से, भूतपूर्व जो पंचायत है उससे पूछने से, गाँव के और भी लोग हैं, BDO SCP वगैरह जाते हैं, वो वहीं गाँव में पड़ताल करने से पता चलती हैं बातें।